हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। तो आज की वीडियो होगी हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी पेडागॉजी की, जिसमें हम अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषाई विविधता वाली कक्षा कक्ष की समस्याएं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम भाषा विविधता को जानेंगे, यानी बहुभाषिकता को जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, उसको जानेंगे कि वो होता क्या है। उसके बाद ये हम पता करेंगे कि भाई भाषा में जो कक्षा में बहुभाषिता है उसको बढ़ावा क्यों दिया जाना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्यों है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं कक्षा को पढ़ाने में, जब बहुत सारे बच्चों को अलग अलग भाषाएं पता हो, और एक अध्यापक को उन समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए। तो ये तो पूरा हमारा चैप्टर रहेगा। और उसके बाद कुछ आपसे अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में कभी भी ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं हो सके। तो उसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो माइंड है वो क्लियर हो सकेगा कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेंड करना है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे चैनल से जुड़ी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको सभी PDF प्रोवाइड कर दी जाती हैं और बाकी क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। सो सीटेट 2020 क्लियर करने के लिए आप तैयार हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। सो चलिए गाइस, अब मैंने आपको बता दिया कि हमें आज की क्लास में क्या पढ़ना है। अब हम करते हैं अपना चैप्टर शुरू। सो गाइस, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है कि हमें क्या पढ़ना है, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट में हमें समझना पड़ेगा कि भाई भाषाई विविधता, जिसे हम कहते हैं बहुभाषिकता, ये क्या होता है, क्योंकि टर्म काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये होता क्या है, देखिए भाषाई विविधता का मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग मतलब जो भाषाएं अलग अलग हैं, और बहुभाषिकता, बहु का मतलब होता है बहुत सारी, भाषिकता यानी भाषाएं। सो फर्स्ट ही आप अगर ऑप्शंस पढ़ें, फर्स्ट ही पॉइंट पढ़ें, सो दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति को बहुभाषी कहते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को दो भाषाएं आती हैं या दो से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, जैसे उसे हिंदी आती है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, मराठी, तेलुगु एंड अब और जितनी भी हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर उसे भाषाएं आती हैं किसी व्यक्ति को, तो उस पर्सन को कहा जाता है बहुभाषी। ठीक है, इंडिया में तो आप सभी लोग रहते हैं, आप सभी जानते हैं कि इंडिया तो एक बहुभाषी देश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। आप थोड़ी सी दूरी पर ही जाओगे, भाषा चेंज हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं, लगभग 1600 से भी अधिक भाषाएं पहचानी जा चुकी हैं। आप अगर अपने एरिया से थोड़ा सा दूर एरिया में जाओगे तो भाषा में कुछ ना कुछ बदलाव आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर बात करें स्कूलों में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, तो स्कूलों में टोटल 47 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, 1600 तो नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि हर एक आप देखो 10 किलोमीटर या हर एक 5 किलोमीटर ही देख लो, 5 किलोमीटर में ही भाषा का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। तो इतनी ज़्यादा भाषाएं तो नहीं पढ़ाई जा सकती स्कूल में। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट भाषाएं हैं, जिनको 47 हम भाषाएं हैं टोटल, जो स्कूल्स वगैरह में आपको पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और यहाँ से ही आपको कुछ क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, संविधान में सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर आपने पॉलिटी यानी संविधान पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि भाई संविधान में सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं का ही उल्लेख मिला है, जिन्हें राजभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। कौन सी भाषा के रूप में? राजभाषा के रूप में उन्हें मान्यताएं मिली हुई हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर हुए। टोटल तो 1600 से ज़्यादा भाषाएं यहाँ पर पहचानी गई है, लेकिन स्कूलों में सिर्फ 47 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। और इसके अलावा जो हमारे संविधान में जो भाषाओं का वर्णन है वो सिर्फ 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया कि भाई बहुभाषिकता क्या होता है, बहुभाषिकता में जो भाषाएं हैं वो किस तरीके से, कितनी कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में। हमारा देश एक बहुभाषी देश है, और वैसे भी देखिए हमें बातचीत करने के लिए तो एक भाषा चाहिए ना।
इसलिए हमें ये भी पता है कि जो बहुभाषिकता समाज होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही है। मान लीजिए अगर आपको हिंदी आती है, आप किसी दूसरे रीजन में चले गए, अगर आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगी ना बातचीत करने में। सो थोड़ी बहुत दिक्कत पड़ती है बहुभाषिकता में, लेकिन उसको बाधा नहीं मानना चाहिए कि भाई ये तो बाधा है हमारे रास्ते में। आप दूसरी भाषा को सीख सकते हैं, उनकी संस्कृति सीख सकते हैं, उससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको वहाँ की लैंग्वेज भी आ जाएगी, फिर आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी बहुभाषिकता को आप बाधा के तौर पे नहीं माने, इसे एक संसाधन के तौर पर हमेशा मानना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये त्रिभाषा सूत्र के बारे में ना कोठारी कमीशन ने 1968 में सिफारिश की थी इसे लागू करने की। त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या होता है? त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं का प्रयोग इन्होंने 3 भाषाओं का बताया था। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत हो गई, अरबी, फारसी, जो शास्त्रों में लिखी हुई भाषाएं हैं, ठीक है, वो वाली भाषाएं। उसके बाद आती हैं राष्ट्रीय भाषाएं। राष्ट्रीय भाषाएं जैसे कि असमिया हो गई, बांग्ला, गुजराती, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, मतलब जितनी भी हमारी 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं वो सारी की सारी राष्ट्रीय भाषाएं हमारी। और उसके बाद थर्ड बताई है आधुनिक यूरोपीय भाषा, यानी जो फॉरेन वगैरह की लैंग्वेज है वो सारी भाषाएं। तो इन भाषाओं को, ये जो त्रिभाषा सूत्र है, इसको कोठारी कमीशन के द्वारा विद्यालय में लागू करने की सिफारिश की गई थी। यानी त्रिभाषा से क्या होगा, इस सूत्र, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप ये तीनों चीज़ों को स्कूलों में लागू करोगे, विद्यालयों में बच्चों को सिखाओगे, तो उन्हें बाकी लैंग्वेज का भी ज्ञान हो सकेगा। क्योंकि देखिए, शास्त्रीय भाषा अगर वो सीखेंगे तो उन्हें हमारे शास्त्रों के बारे में ज्ञान होगा, प्राचीन पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज पड़ेगी कि भाई पहले कैसा होता था, कैसी लैंग्वेज होती थी, कैसे लोग बात करते थे, उसके बारे में पता चलेगा। राष्ट्रीय अगर वो भाषा सीखेंगे तो अपने देश के ही अंदर वो दूसरे लोगों के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब मान लीजिए कोई हिंदी जानने वाला व्यक्ति कन्नड़ वाले व्यक्ति से मिले तो कैसे बातचीत करेगा? उसे कन्नड़ आनी चाहिए और कन्नड़ वाले को हिंदी आनी चाहिए। तो अपने ही देश में अगर आप अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हो तो राष्ट्रीय भाषा आपको आनी चाहिए। कुछ आधुनिक यूरोपीय भाषा का मतलब है जब आप अपने देश से बाहर जा रहे हो तो अगर वहाँ की भाषा आपको नहीं आती तो फिर उस देश में आपको प्रॉब्लम होगी बातचीत करने में। सो आपको आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए त्रिभाषा सूत्र जो है वो कोठारी कमीशन के द्वारा 1968 में, ध्यान रखना एग्जाम में बन सकता है कि जो त्रिभाषा सूत्र था वो कौन से ईयर लागू करने की बात हुई थी। तो 1968 में कोठारी कमीशन के द्वारा इसे विद्यालय में लागू करने की सिफारिश की गई थी। तो आप समझ गए, अभी तो नॉर्मल चीज़ थी, देखिए बहुभाषिकता क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में जान लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई हमें बहुभाषिकता को बढ़ावा क्यों देना चाहिए, क्यों ज़रूरी है बहुभाषिकतावाद। तो इसके बारे में आप जान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता, क्यों हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई अगर एक कक्षा में बहुत बच्चे बहुत सारी भाषाएं जानते हैं तो ये तो भी हमारे लिए बाधा हो गया, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप उसको बाधा नहीं मानो, आप उसे संसाधन मानो। बच्चों को उनकी लैंग्वेज में बोलने का पूरा अवसर दो, इससे बच्चे आपके साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे और बच्चे थोड़ा सा क्या होगा ना, खुल पाएंगे। जब उन्हें उनका परिवार जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे उनको रोका टोका नहीं जा रहा उनकी भाषा बोलने से, तो वो पूरी तरीके से आपके साथ ओपन हो सकेंगे, फ्रैंक हो सकेंगे। नहीं तो फिर वो आपके साथ बातचीत करने में डरेंगे अगर आप उन्हें हर चीज़ में रोकेंगे तो। इसलिए बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में लेना चाहिए ताकि बच्चे अपनी बात को टीचर के साथ शेयर कर सके। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, हर बच्चा स्वयं को स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करे। अब ये क्या है, देखिए हर एक बच्चा एक अलग पृष्ठभूमि से आया है, एक अलग एनवायरनमेंट अपने साथ विद्यालय लेकर आता है, एक अलग ही उसकी लैंग्वेज होती है। अगर आप उसकी लैंग्वेज को स्वीकार नहीं करोगे, उसे बोलने का अवसर ही नहीं दोगे, आप तो बोल दोगे कि नहीं क्लास में सिर्फ हिंदी ही बोली जाएगी। अब चाहे बच्चे को हिंदी नहीं आती, उसका एनवायरनमेंट तेलुगु वाला हो, अब आपने तो कह दिया कि हिंदी बोलोगे नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, तो बच्चा डर जाएगा, वो फिर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, उसे लगेगा कि उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्लास में, फिर वो अपनी बात कहने से भी डरेगा। जब वो अपनी बात ही नहीं कहेगा तो आप उसकी समस्याओं को
समझोगे कैसे जब वो अपनी समस्याएं आपसे बताएगा नहीं। इसलिए आपको सभी बच्चों को अवसर देना चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा में ही क्या कर सको, बात कर सको, पूरी उन्हें छूट देनी चाहिए ताकि वो खुद को थोड़ा सा ना फ्री महसूस कर सकें, खुद को सुरक्षित महसूस करें, ओपन हो सके क्लास में। ठीक है, तो इसलिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे स्वयं को स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करें। थर्ड पॉइंट है, इससे संज्ञानात्मक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों का स्तर बढ़ता है। कैसे? मान लीजिए अब एक बच्चा है, उसे एक लैंग्वेज आती है, एक बच्चा है उसे 2 भाषाएं आती हैं। अब 2 भाषाओं वाले बच्चा जो होगा वो ज़्यादा लोगों से बातचीत कर सकेगा, एक तो अपने वाले लोगों से बातचीत कर सकता है और एक जो उसे भाषा आती है उन लोगों से भी तो बातचीत कर सकता है। तो वो जब ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेगा तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो ज़्यादा होगा। संज्ञानात्मक विकास इंग्लिश में बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकेगा क्योंकि उसको तो दोनों भाषाएं आती हैं, वो दूसरे इंसान से भी बात कर सकेगा। तो जब आप बहुभाषिकता को बढ़ावा दोगे तो बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता है, बच्चों की बौद्धिक उपलब्धियां भी बढ़ती हैं। तो इसलिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए। समझ में आया थर्ड पॉइंट भी? कोई भी देखिए किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हुआ करे ना, सो आप उससे कमेंट करके पूछ लिया करो कि भाई ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, सो देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगी पहले। लेकिन कोई डाउट नहीं रखना कभी भी, ओके। सो गाइस अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए फोर्थ है हमारे पास, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। कैसे? अब मान लीजिए एक बच्चा जिसे हिंदी आती है, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज ज़्यादा समझ में आएगा। एक बच्चा जिससे क्या आती है, कन्नड़ आती है, ठीक है। अब जब ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मान लीजिए दोनों बातचीत करें, तो हिंदी वाला जो बच्चा है वो अपनी संस्कृति के बारे में उसे बताएगा कि भाई हमारे घर तो ये होता है, हम ऐसे ऐसे अपने त्यौहार बनाते हैं, ये चीज़ें अपने त्यौहार में पकवान बनाते हैं। कन्नड़ वाला बच्चा अपने बताएगा कि हमारे यहाँ ये त्यौहार होते हैं, ऐसे हम उसे मनाते। तो इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की जो उनकी संस्कृति है, उनका जो भी मतलब कल्चर है उसके बारे में बच्चे जान पाएंगे। तो एक दूसरे की भाषा को समझने का भी अवसर मिलता है। तो इसलिए एक दूसरे की भाषा का हमें हमेशा सम्मान भी करना चाहिए। समझ में आया? अभी जितने मैंने आपको पॉइंट बताए, ये पॉइंट वो हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें बहुभाषिकता को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। सो क्लियर हो गया ये टॉपिक भी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये तो हमें पता चल गया कि बहुभाषिकता को बढ़ावा क्यों देना चाहिए। अब जब एक अध्यापक बहुभाषिकता को क्लास में पढ़ाता है तो काफ़ी सारी उसके सामने ना समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जब वो पढ़ाता है। अब वो समस्याएं क्या क्या आती हैं उसके सामने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अगला पॉइंट यही है, बहुभाषिकता वाली कक्ष में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। सबसे पहला पॉइंट है देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या है, जिस भी क्षेत्र से बच्चा विद्यालय में आया है तो उस क्षेत्र की भाषा का प्रभाव उसके मुंह पर ज़रूर होगा। मतलब वो जो भी बोलेगा, उसकी जो लय होगी बोलने की, जो शब्द होंगे उसमें उसके क्षेत्र का प्रभाव मिल जाएगा। अब मान लीजिए एक बच्चा है जो कन्नड़ उससे आया है एनवायरनमेंट से, उस कन्नड़ एनवायरनमेंट से आया है, अब वो क्लास में आप उसे हिंदी पढ़ा रहे हो तो कन्नड़ का थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आएगा आपको ज़रूर। जब भी आप उससे कोई शब्द सिखाओगे, कोई भी सेंटेंस बोलना सिखाओगे, ठीक है, आप उसे बोलना सिखा रहे हो, लिखना सिखा रहे हो, पढ़ना सिखा रहे हो, तो उसके क्षेत्र का प्रभाव उस पर ज़रूर झलकेगा। कभी कभी बच्चा क्या होता है कि कोई बच्चा आपने देखा होगा शा को सा बोलता है। क्यों बोलता है वो शा को सा? ठीक है, तो वो अगर आप उसे सांप बुलवाओगे तो वो बोल लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे शलजम बुलाओगे ना तो वो शलजम नहीं बोल पाएगा, वो क्या बोलेगा, सलजम बोलेगा। क्यों बोलता है वो ऐसे? क्योंकि उसका क्षेत्रीय प्रभाव उसके जो बोली है उस पर पड़ रहा है, बोलने पर पड़ रहा है, जीव पर पड़ रहा है, इसलिए वो शा नहीं बोल पा रहा, हमेशा उसे सा बोलता है। तो ये चुनौती आती है अध्यापक के सामने कि बच्चों को सही तरीका सिखाया जाए, क्योंकि जब तक आप उसे शब्द पूरा सही बोलना नहीं सिखाओगे उसके हमेशा बोलने में गलती आगे भी झलकती रहेगी। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। सेकंड पॉइंट है कि बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यदि बच्चे को आप सामाजिक आधार पर सुदृढ़ नहीं बनाओगे तो वो कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि आपको समाज में रहना है। समाज में रहने के लिए आपको समाज के लोगों के साथ बातचीत करना भी पड़ेगा। तो बातचीत करने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए जो कि क्या है, भाषा है।
अलग अलग समाज में आपको पता है अलग अलग भाषाएं तो बोली जाती हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी बड़ी चुनौती होती है कि आप बच्चे को अच्छे से कम्युनिकेट करना सिखाओ। और जब कम्युनिकेट करना आप सिखाओगे तो उसकी थोड़ी सी जो बोली है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। अगर वो किसी दूसरे एनवायरनमेंट से आया हो, कोई दूसरी उसे लैंग्वेज आती हो, तो सिखाने में प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर वो जब आप उसे लैंग्वेज ही नहीं सिखा पाओगे सही से, तो फिर वो बातचीत कैसे करेगा, और बातचीत नहीं कर पाएगा तो फिर उसका सामाजिक आधार सुदृढ़ नहीं बन पाएगा। तो ये भी काफ़ी बड़ी चुनौती आती है शिक्षक के सामने। थर्ड हमारे पास क्या है, संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। संप्रेषण इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वही बात है कि जब आप बच्चे को भाषा अच्छे से सिखाओगे, उसका क्षेत्रीय प्रभाव तो पड़ेगा ही भाषा के ऊपर, तो काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं उसको कम्युनिकेट करने में बच्चे को। अब भाई कन्नड़ से आया हुआ बच्चा है, उसे हिंदी में बातचीत करने के लिए, हिंदी वाले बच्चे से बातचीत करनी है, तो थोड़ी उसे प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको भी प्रॉब्लम आएगी उसे नई भाषा को थोड़ा सा सिखाने में, क्योंकि बचपन से उसने जो भी भाषा बोली है उसका प्रभाव उस पर बहुत होता है। तो नई भाषा को अडॉप्ट करना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है उसे सिखाना, तो ये चुनौती भी आती है। फोर्थ हमारे पास है छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती। भाषाई कौशल मतलब 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इन चारों कौशल के विकास में चुनौती आती है। क्यों आती है? वही कारण है क्षेत्रीय प्रभाव। भाई आपका जो भी क्षेत्रीय, आपकी जो भी मातृभाषा है वो उसका प्रभाव तो आप पर हमेशा ही रहेगा ना। अब आप खुद पे लेके मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आपको यहीं समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, जो फॉरेनर्स होते हैं उनके आपने इंग्लिश बोलने का एक्सेंट यानी इंग्लिश बोलने का जो उनका तरीका है वो आपने देखा होगा। अगर आप इंग्लिश बोलो तो आप उनकी तरह नहीं बोल पाओगे ना, क्योंकि आपका अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव आपके जीव पर पड़ता है। बस आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो, लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो लेटर्स को प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो नहीं कर पाओगे। तो यही होता है क्षेत्रीय प्रभाव का जो असर पड़ता है, ठीक है। तो 4th पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। अब एक अध्यापक है, कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं वो बच्चे क्लास में आए हुए हैं, तो फिर अध्यापक के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि उसे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान कैसे होगा। अब भाई एक अध्यापक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाषाएं जानने का, मान लीजिए 4 उसे भाषाएं आती हों, लेकिन क्लास में तो 30 बच्चे हैं मान लीजिए, तो 30 बच्चों का एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो 30 लैंग्वेज को वो कैसे जान पाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती होती है कि अध्यापक को अलग अलग भाषाओं का इतना ज्ञान नहीं होता है। ज़्यादातर उसे थोड़ी बहुत भाषाएं आती होंगी, सो अगर उसे जो भाषा नहीं आती उस बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती है जो अध्यापक को कक्षा में आती है। अगला है भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। अब भाषा शिक्षण की समस्या ये आती है कि छात्रों में काफ़ी ज़्यादा रुचि पैदा नहीं होती है भाषा को सीखने में, जिसके कारण जो शिक्षण कार्य है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब एक नई लैंग्वेज आपको कोई बच्चे को सिखानी है, तो अब आप उसको नई लैंग्वेज को अगर उसे तरीका सही से नहीं सिखा पा रहे हो और वो नई लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं भी लेता, क्योंकि उसे अपनी मातृभाषा ही अच्छी लगती है जो उसने बचपन से बोली है, तो उसमें छात्रों में क्या आ जाती है, रुचि नहीं आती और काफ़ी उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती हो जाती है अध्यापक के सामने। तो जितनी हमने ये पढ़ी है ये सारी चुनौतियां हैं जो एक अध्यापक के सामने आती हैं जब क्लास में बहुभाषिकता वाले बच्चे होते हैं। तो इनको भी ऐसा नहीं समझना चाहिए अध्यापक को कि ये तो बाधा है, मैं नहीं पढ़ा सकता, क्लास में मेरे से नहीं होगा, बस छात्रों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दो कि आप एक ही भाषा को बोलोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इतनी चुनौतियां आ भी रही हैं तो भी आपको उन चुनौतियों का सामना करके बच्चों को पूरा अवसर देना चाहिए कि भाई आप अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट हमारा यही होगा कि इतनी सारी समस्याएं तो आ गई, अब उनका समाधान कैसे करें। तो अब है समस्याओं का समाधान, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो वही मैंने आपको बोला कि अगर एक अध्यापक बच्चों को उनकी भाषा में बोलने का अवसर ही नहीं देगा तो बच्चे
नहीं खुल पाएंगे एक शिक्षक के सामने और अपनी समस्याओं को कभी भी नहीं बता पाएंगे। अब वो अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे, जो उन्हें चीज़ें नहीं आती वो नहीं पूछ पाएंगे और उस चीज़ों को कभी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अध्यापक को सदैव बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आप अपनी भाषा में बोलो, लेकिन बातचीत करो ज़रूर, कम्युनिकेट करो, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करोगे तभी आपके जो कौशल हैं, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इनका विकास होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए है, बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा प्राथमिक स्तर पे आता है तो वो अपने सीधे घर से अपनी मातृभाषा को लेकर विद्यालय में आता है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं आता। तो अगर आप डायरेक्ट उसे बोल दोगे कि भाई तू हिंदी में ही बात कर, इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में नहीं बात करोगे, तो एकदम से बच्चा कैसे बात कर लेगा? उसे तो कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो फिर बच्चा डर जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर आता है अपने घर से अपनी मातृभाषा को लेकर, तो आपको उसे बोलना चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा में ही बात करे। जो भी उसे बात करनी है, जो भी उससे चीज़ें समझानी है, आप उसे उसकी मातृभाषा में समझाओगे तो वो चीज़ों को जल्दी समझ जाएगा। धीरे धीरे करके आप उसे दूसरी भाषा सिखा सकते हो, यानी जो सेकेंड लैंग्वेज होती है, जो उसे हम इंग्लिश में टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, आप धीरे धीरे करके उसे दूसरी लैंग्वेज सिखाओ, लेकिन स्टार्टिंग उसकी मातृभाषा से ही करो। अगला पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर त्रिभाषी सूत्र का प्रयोग किया जाए। वही मैंने जो आपको बताया, त्रिभाषी सूत्र में जैसे शास्त्रीय भाषा सिखानी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा सिखानी चाहिए, जो आधुनिक यूरोपीय भाषाएं हैं वो सारी विद्यालय में सिखानी चाहिए। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बच्चों को काफ़ी जानकारी जो है वो अलग अलग भाषाओं की हो जाएगी। अगला पॉइंट है, अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप भाषिक परिवेश का निर्माण ही नहीं करोगे तो फिर भाषा को सीखने के अवसर बच्चों को कैसे मिलेंगे? यानी ऐसा परिवेश आपको बनाना चाहिए जहाँ पे भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रयोग कर सकें भाषा को, और ऐसा आप एनवायरनमेंट बना के उन्हें क्लास में दे दोगे तो बच्चे ज़्यादा भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बहुभाषी कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाना चाहिए। तो वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुभाषिकता को कभी भी बाधा नहीं समझना चाहिए, उसे हमेशा एक संसाधन के तौर पर ही यूज़ करना चाहिए। सो देखिए इतना सारा हमने बहुभाषिकता के बारे में पढ़ लिया। अब सारी चीज़ें तो पढ़ ली कि वे क्या होता है, क्या चुनौतियाँ आती हैं, कैसे उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अब सब चैप्टर क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चंस पे आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर चैप्टर में कोई दिक्कत हुआ करे सो आप मुझे कमेंट करके बता देना। करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट। अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन है बहुभाषिकता। जो बहुभाषिकता है वो क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, या फिर कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, या फिर बच्चों के भाषाई विकास में सहायक होती है। तो देखिए बहुभाषिकता में हमने पढ़ा ही था कि ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यानी संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि जब बच्चा एक से ज़्यादा भाषाओं के बारे में जानता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सकता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, जिससे उसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। बहुभाषिकता से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी नहीं आती, या फिर उनकी सुनने में समस्या है। देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जब मैंने आपसे बोला था कि कुछ बच्चे शाह को सा बोलते हैं, वो शाह बोल ही नहीं पाते क्योंकि उनकी जो भाषा है उनकी भाषा पर उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ता है। उनकी जो बोली है, उनका जो जीभ है, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का। क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या हुआ? जिस क्षेत्र से वो आए हैं उस भाषा का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, यानी जो उनकी मातृभाषा है उसका प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कुछ अक्षर को नहीं बोल पाते। इसलिए अगर कोई बच्चे सड़क को सरक बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे वो ड़ा को नहीं बोल पा रहे, तो ऐसा इसका मतलब है कि उनकी जो भाषा है उस पर उनकी मातृभाषा यानी उनकी जिस क्षेत्र से वो आए हैं उस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उसका प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी वजह से बच्चे ऐसा नहीं बोल पाते। पर धीरे धीरे करके आप उन्हें सिखाएंगे तो वो इसको भी बोलना सीख जाती है, लेकिन थोड़ा सा आपको उन पर ध्यान देना पड़ेगा और उनको उस चीज़ के बारे में आप समझाएं, उनको
डांटे नहीं, उनको रोके नहीं। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड हमारे पास क्या है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देने से भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या फिर इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। देखिए, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। लोकगीत अलग अलग, आपने देखा होगा भाषा में अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं, तो इससे ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी दूसरी संस्कृति का लोकगीत क्लास में सिखा रहे हो, तो उस लोकगीत के साथ साथ आप उस जो भाषा है उसको भी सिखाओगे, उस भाषा की जो संस्कृतियां हैं उनको भी बच्चों को बताओगे, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होंगे कि अरे बड़े बाहर नई संस्कृति सीखी है, इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, और गीतों के माध्यम से बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेंगे, तो इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मोहिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? उसे डांटेंगी कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगी, या मोहिनी को समझाएंगी कि चापाकल नहीं हैंडपंप है, या फिर संपूर्ण कक्षा को बताएंगी कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। अब देखिए, मोहिनी हैंडपंप को चापाकल बोल रही है, इसका मतलब उसके क्षेत्र में जो हैंडपंप होता है उसे चापाकल बोला जाता होगा, तो आप उसे डांटोगे नहीं बिल्कुल भी। अगर आप उसे डांटोगे तो फिर वो अगली बार से बोलने में डरेगी, तो आप उसे डांटोगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं करोगे कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो। अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे तो बच्चा सोचेगा कि मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही है, तो फिर वो नेक्स्ट बार से बोलना ही छोड़ देगा। और ऐसा भी नहीं कहोगे कि भाई ये चापाकल नहीं हैंडपंप है, आप उसके ऐसा करने से तो आप उसकी जो मातृभाषा है उसको गलत ठहरा रहे हो। आप क्या करोगे, फोर्थ वाला ऑप्शन करोगे कि भाई आप संपूर्ण कक्षा को ये बताओगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, तो बाकी सारी क्लास के बच्चे भी समझ जाएंगे कि भाई उसकी जो भाषा है, उसकी भाषा में जो हैंडपंप है उसका एक नया नाम है चापाकल, तो बच्चे एक नया नाम सीख जाएंगे और उसे भी अच्छा लगेगा कि उसकी भाषा को प्राथमिकता दी गई है क्लास में, उसे रोका नहीं गया, बाकी सभी बच्चों को उसकी भाषा के बारे में बताया गया है। तो आप क्या करोगे, फोर्थ वाला ऑप्शन करोगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, गृह भाषा का मतलब है मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा के प्रयोग को सम्मान प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, या फिर अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चा क्लास में आता है अपने घर से तो उसके पास केवल एक भाषा होती है, उसकी मातृभाषा, जिसे हम गृह भाषा भी कहते हैं, तो उसकी गृह भाषा को आपको हमेशा सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की मातृभाषा को अगर सम्मान दोगे तो वो आपसे बातचीत करेगा और डरेगा भी नहीं बातचीत करने में, इसलिए इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें, सिक्स क्वेश्चन में। तो सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? राजभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में, या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में। तो त्रिभाषा का मैंने आपको बताया था, त्रिभाषा सूत्र कोठारी कमीशन के द्वारा 1968 में दिया गया था, जिसमें 3 भाषाओं के बारे में ज़्यादा बोला गया था। एक है शास्त्रीय भाषा, जिसमें आता है संस्कृत, अरबी, फारसी। दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, जिसमें संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो दिया गया है, और लास्ट में आता है आधुनिक यूरोपीय भाषा। ये 3 भाषाएं जो हैं वो त्रिभाषा सूत्र में दिया गया है, और हिंदी आती है राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत, यानी इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सो इसलिए मैं आपको एग्जाम चैप्टर के बाद प्रैक्टिस कराती हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको पता चल सके कि क्वेश्चन आपको कैसे अटेंड करनी है। तो आज का चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया, यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट करके बोल सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड अपना फीडबैक देके जाएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।